हेलो एंड वेलकम टू एडू इंग्लिश। दिस इज़ नीतू दुबे। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, समटाइम्स आई फाउंड कॉइन इन द गार्बेज। और आज का टॉपिक होगा जो कि सेकंड पार्ट में है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये आज का टॉपिक है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और लॉस्ट स्प्रिंग जो कि एनी जंग ने लिखा है। तो आज हम सेकंड पार्ट में ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसमें एक कैरेक्टर है मुकेश नाम का कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मुकेश जो है वो ये एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जो कि फ़िरोज़ाबाद की स्टोरी है। फ़िरोज़ाबाद आप सब जानते होंगे कि बैंगल बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है। जो कि मैं हो या आप सबकी मम्मियाँ हो, वो जो चूड़ियाँ पहनती हैं कांच के जो ग्लास के बैंगल्स होते हैं, उसका पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो सेंटर है वो फ़िरोज़ाबाद में है। और ये वहीं की ग्लास फैक्ट्री की, जो बैंगल्स फैक्ट्री है ग्लास की, वहाँ के बारे में ये स्टोरी है जो कि राइटर ने वहाँ ऑब्ज़र्व किया। जैसा आप सब जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये पॉवर्टी के बारे में ही है, तो ये भी पॉवर्टी से ही रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी के बारे में बताया गया है, उसी को लेके ये सेकंड पार्ट भी आपका है। और मुकेश जो है वो उसी का चाइल्ड लेबर का ही एक पार्ट है जो कि इसमें बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी। और स्टूडेंट्स, आप इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स ये लिखे हैं मैंने। आप इसको क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये जो है एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करने में बहुत इजी होगा। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर इजीली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स लर्न कर लें आप अच्छे से। तो देखते हैं ये क्या है इस स्टोरी में, जो भी राइटर ने ऑब्जर्व किया उन्होंने लिखा है। तो पहला पॉइंट है, द राइटर वंस मीट अ बॉय नेम्ड मुकेश। द बॉय लिव्स इन फ़िरोज़ाबाद and belongs to a family of bangle makers. Mukesh says that he does not want to go into the family profession. He has decided to become a motor mechanics. तो ये क्या है स्टूडेंट्स की, जो राइटर है वो एक बार एक लड़के से मिलती है जिसका नाम मुकेश होता है, और वो फ़िरोज़ाबाद में रहता है। फ़िरोज़ाबाद में क्योंकि ये फैक्ट्री है और इनके पेरेंट्स वहीं रहते हैं, उस फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे रहता है। और ये किसको बिलोंग करता है, उस फैमिली को बिलोंग करता है जो कि बैंगल मेकर्स हैं, जो सालों से बैंगल्स बनाने का काम करते हैं। इनका फैमिली प्रोफेशन बन गया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जो इनके फोर फादर्स है और अभी का जो इनका ये पीढ़ी है, ये भी उसी में काम कर रहे हैं। तो ये जो मुकेश है वो इस फैमिली प्रोफेशन में, मतलब कि वो बैंगल बनाने के काम में नहीं जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करे। तो उसने क्या डिसाइड किया है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। वो मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा, गराज में जाएगा और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अपने फैमिली प्रोफेशन को वो नहीं फॉलो करना चाहता है। और सेकंड पॉइंट है, every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry. Families here have spent generations in making bangles. तो यहाँ क्या है, वहाँ पे every other family means हर दूसरा फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करता है, उसी में इंडल्ज है। हर दूसरी फैमिली जो है फ़िरोज़ाबाद में आप देखेंगे कि बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व है। तो वो लोग यही काम करते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरा काम सीखा ही नहीं है स्टूडेंट्स, उन्हें यही आता है, इसलिए वो ग्लास फैक्ट्री में ही काम करते हैं, बैंगल बनाने का ही काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने यही काम सीखा है, इसलिए वो क्या है, यही काम करते हैं। और जो भी ये इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो ये जो ग्लास फैक्ट्री है वो इंडिया का एक सेंटर है फ़िरोज़ाबाद में, जहाँ इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए समझो तो आप, कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट में बनाया जाता है यहाँ पे। और फैमिलीज़ जो है यहाँ पे पूरी जनरेशन्स इनके जो है वो बैंगल मेकिंग के काम में
इन्वॉल्व है, सालों से जो है इनकी फैमिलीज यही काम करती है। नेक्स्ट है about 20,000 children. About 20,000 children work in the glass furnaces in Firozabad. They have to work in very unhealthy conditions. Their parents don't know that it is illegal to make children work in such places. यहाँ आप देख रहे हैं कि डेटा दिया हुआ है कि लगभग 20,000 चिल्ड्रन जो है 20,000 बच्चे करीब इस फैक्ट्री में काम करते हैं फिरोजाबाद में, जो कि उनको ग्लास फर्नेस में काम करना पड़ता है। ग्लास फर्नेस होता है स्टूडेंट्स जहाँ की कंटिन्यूस एक बंद कमरे जैसा होता है और वहाँ पे कंटिन्यू हीट जो है वो फ्लो करता रहता है और उसी हीट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जो बहुत हीट होता है वहाँ पे, ताकि ग्लास जो है उसको मेल्ट कराया जा सके। और उसमें जो है बच्चों को काम करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो उनको उतना ही हीट में काम करना पड़ता है। और जो कि अंदर कमरे में बहुत डिम लाइट होती है, अंधेरे में दिन के मतलब उजाले में वो कभी बाहर नहीं रहते और कंटिन्यूअस वो उसी डिम लाइट में अंदर ग्लास फर्नेस में काम करते रहते हैं। तो काफ़ी अनहेल्दी उनके लिए वो कंडीशंस होता है, बहुत हानिकारक होता है उनके लिए, अनहेल्दी होता है। बट उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता, वो ये नहीं जानते हैं कि बच्चों से काम कराना इल्लीगल है, क्योंकि वो उनका फैमिली प्रोफेशन है। जब तक बड़े हो के वो समझ पाते कि हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, अवेयर होते किसी और काम के लिए, तब तक उनको बचपन से ही उसी काम में लगा दिया जाता है, तो ताकि आगे जाके वो सोच ही नहीं पाते कि वो कुछ और भी काम कर सकते हैं। और इसीलिए इनके जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स जो है वो इसी काम में लगे रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मुकेश ऑफर्स टू टेक द राइटर टू हिज होम. He proudly says that their house is being rebuilt. तो मुकेश राइटर टू हिज होम, he proudly says that their house is being rebuilt. तो मुकेश राइटर को ये कहता है कि मुकेश राइटर को कहता है कि वो उसके घर चले और देखे कि वो कहाँ रहता है। तो ये प्राउडली, अब बहुत प्राउड के साथ कहता है कि उसका जो घर है वो दोबारा बन रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर से बन रहा है। तो वो राइटर को ये दिखाने के लिए अपने घर ले जाना चाहता है। राइटर गोज देयर, when the writer goes there, she finds that it is half-built shack. Inside there are everywhere signs of poverty. A frail young woman is cooking the evening meal. She is the wife of Mukesh's elder brother. His father is also there. He has been doing hard labor for years. First he was a tailor and then bangle maker. Yet he has failed to renovate his house. He could not send his two sons to school. He could only teach them the art of making bangles. तो जब राइटर वहाँ पे जाती है तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये शैक होता है स्टूडेंट्स, हाफ बिल्ट हट जो होता है ना, झोपड़ी आपने देखा होगा, तो वो भी पूरी तरह से बना हुआ झोपड़ी नहीं होता, आधा अधूरा बना हुआ हाफ बिल्ट शैक है, आधा अधूरा बना हुआ झोपड़ी। वहाँ पे वो जब अंदर इनसाइड जब वो जाती है तो वो देखती कि एवरीवेयर, मतलब सभी जगह जो है वो पॉवर्टी दिख रही थी वहाँ पे, कि कितनी गरीबी है, कितने गरीबी में ये लोग रह रहे थे। जैसे ये हाफ बिल्ट शैक जो है, आधा अधूरा बना हुआ झोपड़ी, ये भी गरीबी की ही निशानी है, वो उन्हें दिख रहा था। फिर एक उन्होंने देखा कि अफ्रेल यंग वुमन जो है वो वहाँ खाना बना रही है और दिखती है, मतलब वो जैसे तैसे हालत में दिखती है, यंग वुमन होती है जो कि खाना बना रही होती है। और वो कौन होती है? शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश की जो है बड़े भाई की वाइफ होती है और वो खाना वहाँ बना रही होती है। और वहाँ पे उनके फादर भी थे जो कि काफ़ी हार्डवर्क, सालों से बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। और वो जो है पहले क्या है टेलर का काम करते थे, बट बाद में बैंगल मेकिंग का काम करने लगे। और येट ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हिज हाउस, फिर भी इतने मेहनत करने के बाद भी वो क्या है अपने घर को फिर से अच्छा और बनाने में जो है सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो नहीं बना पाते हैं गरीबी की, पॉवर्टी की वजह से। और उन्होंने क्या है ये बताते हैं कि उन्होंने अपने 2 बच्चे को जो है वो स्कूल भी नहीं भेज पाए
और ही कुड ओनली टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुकेश ग्रैंडमदर सेज इट वॉज ऑल इन देयर डेस्टिनी, हर हस्बैंड हैज गॉन ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। She says that they were born in the caste of bangle makers and have seen nothing but bangles in their life. Boys and girls in all such families have to work with their fathers and mothers. They have to work in the dark hutments. Their eyes are more adjusted to the dark than to light outside. Thus, they lose their eyesight even before they become adults. अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो ये कहती है राइटर से कि हमारे भाग्य में, हमारे डेस्टिनी में यही है, बैंगल बनाना ही हमारे डेस्टिनी में है। और उनके जो हस्बैंड है वो ये बताती है कि उनके हस्बैंड की आईसाइट चली गई है, वो ब्लाइंड हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। और क्या बताती है वो कि हमने, क्योंकि जो बैंगल मेकर्स का कास्ट है उसी में हमने जन्म लिया है, तो हमें क्या है, यही काम करना आता है और हम यही काम कर सकते हैं। उन लोगों का, स्टूडेंट्स ऐसा मानना है कि हम जिस कास्ट में हमने जन्म लिया है हम उससे रिलेटेड वर्क ही सिर्फ कर सकते हैं। ये उस टाइम का उनके एक मान्यता है, उनको ऐसा ही फील होता है कि हम इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो कभी अवेयर ही नहीं हो पाए कि हम दूसरा भी कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि जब वो छोटे छोटे होते हैं तभी मदर फादर के साथ चले जाते हैं फैक्ट्री में काम करने, तो उन्होंने कुछ कभी रियलाइज़ ही नहीं किया, अवेयर ही नहीं हो पाए कि हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो वही वो कहती हैं कि हमने बैंगल मेकर के कास्ट में जन्म लिया है, तो हमें यही काम करना होगा और दूसरा काम बस हमारे लाइफ में बैंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ में रहते हैं, तो छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं तभी फैमिलीज़ के साथ, मदर फादर्स के साथ फैक्ट्री में चले जाते हैं और वहीं से उनके काम करने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और वही काम वो आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। अब वहाँ पे इसका हार्मफुल क्या बताया गया इफेक्ट, क्योंकि वो बहुत डार्क हटमेंट्स में, मतलब जो झोपड़ी है जहाँ पे वो काम करते हैं वो बहुत डार्क रूम होता है और बहुत अंधेरे में काम करने की वजह से क्या है, उनकी आंखें जो है वो अंधेरे में ही एडजस्ट हो गई है, तो वो अब लाइट में एडजस्ट नहीं कर पाते, दूसरे काम कर भी नहीं पाते हैं। बड़े होने तक वो ऐसे हो जाते हैं उनकी आंखें कि वो रोशनी, धीरे धीरे उनकी आईसाइट वीक हो जाती है और वो कोई दूसरे काम करने लायक बचते भी नहीं हैं। तो ये क्या है, दस दे लूज देयर आईसाइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो यहाँ पे क्या बताती है ग्रैंड मदर की जो बच्चे हैं वो यंग होने से पहले ही उनकी आईसाइट चली जाती है, या तो वीक हो जाती है या फिर चली जाती है। तो ये बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट है वहाँ ग्लास फैक्ट्री में काम करने का, जो कि अपने पेन को ग्रैंड मदर शेयर करती है राइटर से यहाँ पे। तो पेन भी है इस चैप्टर में, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर के साथ साथ पेन भी जो है इनके लाइफ में वो राइटर को ग्रैंड मदर जो है वो बता रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द राइटर सीज अ गर्ल नेम्ड सविता इन अनदर हटमेंट. शी इज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमन and soldering piece of glass. She doesn't know that the bangles she is making are symbol of an Indian woman's suhag. The old woman sitting beside her still has bangles on her wrist, but there is no light in her eyes. She says that she has not enjoyed even one full meal all her life. Her old husband says that he knows nothing except bangles. However, he feels some consolation to say that he has made a house for his family to live in. अब यहाँ पे राइटर क्या देखती है, जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो अनदर दूसरे झोपड़ी में एक देखती है कि एक लड़की काम कर रही होती है जिसका नाम होता है सविता, और वो क्या है, वहाँ पे एक एल्डरली वुमन, मतलब बुजुर्ग महिला के साथ में बैठ के वो क्या है, पीस ऑफ ग्लास को क्या सोल्डरिंग करती है। सोल्डरिंग होता है जो कि हम किसी चीज़ को जॉइंट करते हैं, जो हार्ड मटेरियल होता है, जैसे एक ग्लास है तो इसको जॉइंट जो सर्कल कंप्लीट करने के लिए एक जगह जॉइंट करना पड़ता है, तो वो सोल्डरिंग कर रही होती है वो वहाँ बैठ के, और वो काम कर रही होती है बैंगल मेकिंग का। बट उसको ये नहीं पता कि ये जो चूड़ी है, जो बैंगल्स है, वो इंडियन वुमन का, जो भारतीय जो महिला है उनके सुहाग का प्रतीक होता है। ये सुहाग उन्होंने खुद बताया है जो बैठी है वहाँ पे। और द ओल्ड वुमन सिटिंग बिसाइड हर, जो वहाँ पे बगल में जो ओल्ड वुमन बैठी है
वो उनके हाथ में ये दिख रहा है कि पूरे कलाई रिस्ट जो है वो बैंगल से भरा हुआ है, उन्होंने काफ़ी सारे बैंगल्स पहन रखे हैं। बट जब राइटर उनके आँखों में देखती है तो उन्हें ये लगता है कि इनकी आँखों की चमक बिल्कुल खो चुकी है। वो हो सकता है पॉवर्टी में रहते रहते ये पेन सहते सहते उनके जो आँखों की रोशनी जो है, मतलब आँखों की चमक कह सकते हैं हम उनको, जो ब्राइटनेस है आँखों की, वो बिल्कुल नहीं दिखती उनके आँखों में। तो ये कहती हैं कि जो ओल्ड वुमन है वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने कभी भी भरपेट खाना, जो फुल मील है, कंप्लीट मील, कभी एंजॉय नहीं किया लाइफ में, कभी भी उन्हें एक वक्त का भरपेट खाना नहीं मिल पाया है। तो वो अपने दर्द को ये बताती है कि हमने भरपेट खाना कभी ढंग से खाया नहीं है। बट उनके हस्बैंड जो है वो भी वहाँ पे है, वो यही बोलते हैं कि एक्सेप्ट बैंगल्स हमने कुछ और सीखा नहीं, हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि हमने सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स का काम किया है, तो हम और कुछ नहीं जानते बैंगल्स के अलावा अपनी लाइफ में। बट उन्होंने अपने फीलिंग्स को ये भी बताया कि उनको इस बात की तसल्ली है कि उन्होंने कम से कम एक घर बना दिया है अपनी फैमिली के रहने के लिए। तो उन्हें इस बात की तसल्ली है कि उन्होंने एक घर बना दिया है जिसमें उनकी फैमिली अच्छे से रह सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की बातों को सुने तो जैसे वाइफ ने बताया कि उन्होंने भरपेट कभी खाना नहीं खाया और हस्बैंड ने बोला कि उन्हें तसल्ली है कि उन्होंने एक घर बना दिया है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उन्होंने उस घर को बनाने के लिए शायद इस खाने में कटौती की है, तब जाके उनका एक घर बन पाया है रहने के लिए। तो इसलिए शायद वो कंप्लीट मील कभी नहीं ले पाए। तो यहाँ पे ये इनका पेन दिख रहा है। राइटर ने वहाँ के जो प्रॉब्लम है उसको इस स्टोरी के थ्रू हमें सोसाइटी के सामने लाया है कि क्या जो फिरोज़ाबाद इतना फेमस है बैंगल्स बनाने के लिए, एक्चुअली बिहाइंड दैट क्या वहाँ पे पेन है, क्या पॉवर्टी है और क्या प्रॉब्लम्स है जो कि फेस कर रहे हैं, उसके बाद इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स बन के मार्केट में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये बात कभी पता नहीं चलता अगर राइटर इस बात को हम और आपके सामने नहीं लाते इस स्टोरी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, द राइटर सेज दैट द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोज़ाबाद. These poor people are exploited by sahukars, policemen, middlemen, bureaucrats and politicians. They have come to accept their poverty and exploitation as something natural. और यहाँ पे राइटर क्या बताती है कि जो कुछ उन्होंने वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया, रियलाइज़ किया, उसके बेसिस पे वो यही कहती हैं कि जो फिरोज़ाबाद में है उस एरिया में एक एक घरों में जो है, एक एक घर में जो पॉवर्टी है वो उसके चीख चीख के आवाज़ लगा रही है कि कितनी गरीबी है वहाँ पे। सभी एरियाज़ में देख के उनको ऐसा ये चीज़ लगा। दीज पुअर पीपल, अब ये जो पुअर पीपल है ये एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि किनके द्वारा, साहूकार, मतलब जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो उधार पैसे देते हैं इनको, पुलिसमैन, मिडलमैन जो बिचौलिए होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो अफसरशाह होते हैं, एंड पॉलिटिशियंस जो राजनेता होते हैं, ये सब मिलके इनके थ्रू क्या है, इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जो कि इन्हें स्टूडेंट्स अभी ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो पॉवर्टी और एक्सप्लॉइटेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उनके वो नेचुरल है, उनके साथ स्वाभाविक है, जिसमें ये रहते रहते उनके आदी हो गए हैं, बिल्कुल हैबिचुअल हो गए हैं। तो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों वो गरीबी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये चीज़ उनके अभी तक समझ में नहीं आ रहा और वो इस चीज़ को स्वीकार कर लिया उन्होंने कि हमारे साथ ये जो हो रहा है सब कुछ स्वाभाविक है, नेचुरल है। नेक्स्ट पॉइंट है, द राइटर फील्स हैप्पी दैट मुकेश हैज़ डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस विशियस सर्कल. ही हैज़ decided to go to garage and learn the job of motor mechanic. Thus he will be one day be his own master. तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स, राइटर को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुश होती हैं वो कि जो मुकेश है वो इस चेन को ब्रेक करना चाहता है और वो अपनी फैमिली प्रोफेशन को फॉलो नहीं करना चाहता है। और वो बहुत खुश है मुकेश के व्यू को जान के कि ही हैड डिसाइडेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, समथिंग डिफरेंट ही हैज़ डिसाइडेड, है ना। वो उसने अपनी फैमिली प्रोफेशन के चेन को ब्रेक करना चाहा है और उसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो कुछ और काम करना चाहता है। ये प्रोफेशन को छोड़ के वो कहता है कि वो गराज जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम करना सीखेगा। हालांकि राइटर उससे ये भी कहती है कि मोटर गराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है,
पर मुकेश ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वॉक करते करते चला जाऊंगा बट अपने फैमिली प्रोफेशन को फॉलो नहीं करूंगा, और वो चाहता है कि वो कुछ और करे और वो ये काम करने के लिए उसने ठान लिया है। तो राइटर को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो इस गरीबी से बाहर तो निकलेगा, उसकी आईसाइट वीक तो नहीं होगी, तो कुछ और वो काम करना सीखेगा, तो धीरे धीरे ये ब्रेक टूटेगा, मतलब ये चेन ब्रेक होगा और फिर धीरे धीरे ये फैमिलीज़ जो है गरीबी से आगे निकलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ किए गए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या है, एग्ज़ाम में आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में ज़रूर आते हैं। अगर एक्सट्रैक्ट आते हैं प्रोज से, तो सपोज़ कि इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट छोटा सा पैराग्राफ आता है, उससे 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें कई बार ये लाइंस प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछ देते हैं कि व्हाट्स द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पैराग्राफ, तो यू हैव टू आंसर दैट। तो ये अगर आप को नॉलेज में रहेगा, आपको पता रहेगा, तो आप इजीली 1 मार्क गेन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देख लें और ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें इनका और इसको रिवाइज़ कर ले बार बार, क्योंकि ये आता ही आता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो देखते हैं पहला क्या है कि इसमें जो यूज़ किया गया है लिटरेरी डिवाइस, साहिबे आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जैसे कि चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया है, इज़ डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट टू साहिब इज़ इन रियलिटी, है ना। तो ये साहिब आलम जैसे कि नाम है इसका लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट इसका जो मीनिंग है वैसा कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, पॉवर्टी दिखाया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे आयरनी है कि ये एक आयरनिकल कंडीशन है, आयरनी यूज़ किया गया है लिटरेरी डिवाइस इस लाइन में। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे राइटर ने ये यूज़ किया है, ये मेटाफर है, अकेलेपन में डूबा हुआ। अकेलापन में डूबा हुआ मतलब यहाँ क्या कंपेयर किया गया है, मेटाफर में कंपैरिजन होता है, तो यहाँ एयर में, हवा में डूब जाना, ऐसे इस तरीके से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ अकेलेपन में डूबा हुआ जो है ये मेटाफर है, ये यहाँ पे कंपैरिजन है। थर्ड देखते हैं, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। तो ये यहाँ पे भी क्योंकि एज करके यूज़ किया गया है, सिमिली यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है, कैसे जो उसका हैंड्स का मूवमेंट है बिल्कुल मैकेनिकली मशीन की तरह से है। तो यहाँ पे राइटर ने क्या सिमिली को यूज़ किया गया है। यहाँ कंपैरिजन यहाँ भी है, बट यहाँ पे एज और लाइक का मेटाफर में यूज़ नहीं होता है, और सिमिली में एज, यहाँ एज है, कई जगह लाइक का भी यूज़ होता है, तो ये सिमिली है। नेक्स्ट देखते हैं, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज़। अब यहाँ पे क्या है, ये बैंगल्स, वही बैंगल्स जो वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो वो लोग खुद बनाते हैं, वही बैंगल्स उन्होंने रिस्ट में पहन रखा है, बट आंखों में क्या बिल्कुल भी लाइट चमक नहीं दिख रही है। ये क्या पैराडॉक्स, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये पैराडॉक्स है, बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कि जो बैंगल्स की चमक है वो बरकरार है, बट आंखों में चमक खो गई है। तो यहाँ पे ये पैराडॉक्स यूज़ किया गया है। 5th नंबर देखते हैं, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। ये क्या है, अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे एक लेटर का रिपीटिशन होता है। अब जैसे यहाँ एफ लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, एफ फ्यू, फ्लाई एफ, फिरोज़ाबाद एफ, एफ लेटर का कंटिन्यूस रिपीटेशन है, बार बार एफ 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 आ रहा, पहला लेटर एफ का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हो गया अलिट्रेशन, मीन्स रिपीट कर रहा है ये एफ जो है लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, वेब ऑफ पॉवर्टी। वेब ऑफ पॉवर्टी क्या है, मेटाफर है। यहाँ पे भी वेब क्या बोलते हैं, स्पाइडर का जो वेब बनाते हैं, जाल, मकड़े का जाल को। अब यहाँ क्या है, वेब ऑफ पॉवर्टी, ये क्या है, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे जाल से जो स्पाइडर का वेब है, वेब से क्या पॉवर्टी को कंपेयर किया गया है, तो ये हो गया मेटाफर। ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। और 7 देखते हैं, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। अब ये हाइपरबोल हो गया। हाइपरबोल क्या हो गया, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो यहाँ राइटर ने हाइपरबोल को यूज़ किया, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, मतलब लगता है जो रैक पिकिंग करते हैं वो उसको ऐसा दिखाया गया है कि उनके लिए वो गोल्ड की तरह है, जैसे कुछ भी मिलता है उन्हें तो बहुत प्रेशियस, जैसे गोल्ड बहुत प्रेशियस होता है। तो यहाँ पे इनको जो रैक पिकिंग है उनमें कुछ जो उनको वैसे चीज़ मिल जाते हैं, समटाइम्स कॉइन्स मिल जाते हैं, समटाइम्स रुपीज़ मिल जाते हैं, तो उनको क्या गोल्ड से कंपैरिजन किया है यहाँ राइटर ने। तो ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा के जहाँ कंपेयर करते हैं, इस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उसे हम हाइपरबोल कहते हैं। तो यहाँ पे ये हाइपरबोल लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है।
तो ये लिटरेरी डिवाइस कंप्लीट होता है हमारे इस चैप्टर में क्या यूज़ हुआ है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये सब स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स 12th बोर्ड के, तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें और अपना 100% दें, ताकि आप जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। इन सभी चैप्टर्स का रिवाइज़ करें, रिवीजन कंटिन्यू रखें अब, क्योंकि रिवीजन का टाइम आ गया है। और ये सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं आप, हर एक टाइम इंटरवल के बाद रिवाइज़ करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।